हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? सब मजे में हैं? मजे कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये जो वीडियो लाया हूँ मैं, बिल्कुल मजे वाले मूड वाले बच्चों के लिए नहीं है। वो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल एकदम धुआंधार तैयारी कर रहे हैं पीएसआई की, है ना। तो अगर हम बात करें आज के वीडियो के बारे में, तो आज जो वीडियो में लेकर आई हूँ उसके लिए काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं, मैम कुछ बताइए कैसे पढ़े, क्या पढ़े। अब एसआई का एग्जाम तो आ चुका है, आरएस की वैकेंसी आई नहीं है, यूआरओ की वैकेंसी आई नहीं है, और आपकी जो मिशन सीरीज है वो भी बहुत बढ़िया चल रही है। सुबह 11 बजे क्लास, 4:30 बजे क्लास, और फिर रात को करंट अफेयर की क्लास। तो तैयारी तो ठीक ठीक हो रहा है, बट अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाना चाहिए, या अंतिम 4 महीने, या हम बोले कि 120 दिन में जो है क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे कि सिलेक्शन में अश्योरेंस आ जाए। तो अगर इस रणनीति के बारे में देखो बात करें, तो किसी भी एग्जाम की रणनीति में कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे आपने सुना ही होगा कि सब जगह एक ही बात है कि भाई पीएसआई और आरएसपी इज इक्वल प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं। कई बार ऐसे भी मैंने स्टूडेंट को देखा है जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका पीएसआई नहीं निकला। और कई मैंने ऐसे भी देखे जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनका आरएस नहीं निकला। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस कॉमन है, या हमने एक मोटा मोटा देख लिया और हमें लग रहा है कि 90% सिलेबस सेम है। तो पीएसआई और आरएस दोनों की अप्रोच, दोनों के क्वेश्चन पेपर आप मिला के देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्या सेम क्वेश्चन है? क्या सेम पैटर्न है? क्या सेम टॉपिक होने के बाद भी सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्या वही अप्रोच से पेपर बना रहा है? जब एग्जामिनर अप्रोच सेम नहीं लेके चल रहा, तो हम लोग अप्रोच सेम क्यों लेके चल रहे हैं? तो यहाँ थोड़ा सा अपने आपको समझाना पड़ेगा कि दोनों की स्ट्रेटेजी में डिफरेंस है। नो डाउट, देखो, अगर कोई टॉपिक पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, आप आरएस का निकालो, आप आईएएस का निकालो एग्जाम, चाहे पीएसआई यूआरओ कोई भी एग्जाम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उतनी डेप्थ जो होती है नॉलेज की, वो इतने सारे सब्जेक्ट में, वर्सटाइल सब्जेक्ट में होना पॉसिबल नहीं है। तो आज की हमारी पूरी क्लास बेस्ड है कि भाई आर्य राजस्थान पीएसआई 2025 में 4 महीने की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि ज्यादा लंबे समय में आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी यहाँ पर कि भाई तैयारी जो की जाए उसको पहले तो आप बांटो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है, किस कैटेगरी में आ रहे हो इन दैट सेंस कि भाई पीएसआई देने वाले जो स्टूडेंट है वो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है। अब बोलेंगे मैम ये कैटेगरी कैसे? भाई देखो, एक तो वो स्टूडेंट है जो बिल्कुल है जी फ्रेशर। ठीक है, जिन्होंने पहली बार ही एग्जाम का फॉर्म भरा है, बिल्कुल फ्रेशर है, कोई तैयारी नहीं है, फॉर्म लगाने के बाद तैयारी शुरू की गई। ठीक है, एक वो स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि 2021 का एग्जाम क्लियर हो जो है वो क्या हो गया है, वो कैंसिल हो गया है, तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। या हम बोले कि आरएस प्री वगैरह कई बार निकाल चुके हैं। ठीक है, 3-3 4-4 बार आरएस प्री निकाल चुके हैं, या 1-2 नंबर से पिछली बार रह गए थे और अपनी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे स्टूडेंट है भैया जिनकी अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट, अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट। अब बोलेंगे मैम ये वाले अच्छी वाले नहीं है क्या? नहीं जी। क्यों नहीं है जी? क्योंकि इनमें से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, कई अपनी अपनी जॉब पे लग गए, कुछ काम में लग गए, तो वो मोमेंटम नहीं बना। सबसे पहले आप इन तीनों में से किस ब्लॉक में आते हो वो देखो कि मैम मैं इस ब्लॉक में आता हूं, उसी अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी। गधे और घोड़े को एक लाठी से नहीं हाँक सकते। ठीक है, तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूं। मैं गधे वाली कैटेगरी में हूँ, खच्चर वाली कैटेगरी में हूँ, या घोड़े वाली कैटेगरी में हूँ कि भाई आरपीएस से आज ही मेरा पेपर ले लीजिए। तो सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सभी के लिए समान स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया जाता। सिलेबस नो डाउट आरएसपी से काफी 90% मिलता है, लेकिन दोनों के लेवल, दोनों के क्वेश्चन, क्वेश्चन के पैटर्न, इवन तैयारी की अप्रोच में भी अंतर होता है, और ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर गलती कर रहे हो, फिर जो है सिलेक्शन से चूक जाओगे। तो बेटर क्या है, पहले ये डिसाइड करो आप किस कैटेगरी। मान लीजिए आप फ्रेशर स्टूडेंट है,
तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है सिलेबस समझना। सिलेबस को समझना सबसे पहले जरूरी है कि आखिर सिलेबस है क्या। मान लीजिए आपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल दिया, देख लिया भाई ये हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, करंट है, सब है। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे कम पढ़ने हैं और कौन से ऐसे हैं जो मुझे ज्यादा पढ़ने, तो कम पढ़ने वाले और ज्यादा पढ़ने वाले। और हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हो जो आपको पढ़ने ही ना हो। ये कैसे कैटेगराइज होगा? 2-3 तरीके से हो सकता है। आप पीएसआई की पहली बार तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपने रीट का एग्जाम दे रखा है, आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी और एग्जाम दे रखा है जहां से आपका जीके अच्छा है। तो आप अगर जीके आपका अच्छा है तो आप ये देखो कि जीके में मुझे कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, ज्यादा कौन सा पढ़ूं, कम कौन सा पढ़ूं। मान लीजिए ये एक, और आप इसको कैसे डिसाइड करोगे? आप भाई सब्जेक्ट से भी डिसाइड कर सकते हो। आपके पास आर्ट्स सही है, आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट था और आपके पास साइंस सब्जेक्ट था। इसके अकॉर्डिंग भी अगर आर्ट्स से तो हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो इतना लोड नहीं है, ज्योग्राफी पहले पढ़ी हुई है, लोड नहीं है, ठीक है। आपने अगर बोले इकोनॉमिक्स से कॉमर्स है तो इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ी हुई है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट, पहले सिलेबस देखो, सिलेबस के बाद कौन से सब्जेक्ट मुझे कम पढ़ने, कौन से ज्यादा पढ़ने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम टेबल की, इनको ज्यादा पढ़ना है, इनको कम पढ़ना, ठीक है। सिर्फ आपके होने से नहीं होगा। अगर आर्ट्स कॉमर्स, आप बिल्कुल फ्रेशर तो होंगे नहीं कि बोले मैम मैंने तो क्या आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं जिंदगी में, मैं तो पेपर देने आ गया, पीएसआई का फॉर्म लगा दिया। ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा। किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी की होगी, और एटलीस्ट नहीं की तो ग्रेजुएशन तो किया ही होगा या कर रहा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो ये भी पता लग गया भाई, अब इकट्ठा करो जी कंटेंट। अब आपको करना है कंटेंट इकट्ठा। कंटेंट कैसे इकट्ठा होता है? या तो आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखी है कहीं पर, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है कहीं पर, ठीक है। तो आपको कोचिंग भी 2 तरीके की है, ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी है या ऑनलाइन। और मेरा सजेशन है ये आपको कि अगर अब तक नहीं कर रखी है ना, तो ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना। आना जाना, सिस्टम को समझना, और 120 दिन में कोचिंग में सिलेबस पूरा होना बहुत ही मुश्किल है। और लास्ट में क्या होता है, 2-3 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं कोचिंग वाले, और बाद में आपको उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है, कोचिंग वालों को नहीं भुगतना पड़ता। तो अगर 2 सब्जेक्ट भी लास्ट में रह जाते हैं, या वो फास्ट ट्रैक में करा देते हैं, जल्दी करा देते हैं मैराथन क्लास में, अरे आपके तो समझ में ही नहीं आया। तो सब जब समझ में ही नहीं आया तो पढ़ने से बेहतर मतलब क्या है? फिर आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन आपके पास एक ऑप्शन है। अब ऑनलाइन में भी आज से आप सोचो कि मैडम मैं 4 महीने में पूरा कोर्स कर लूंगा ऑनलाइन, या कर लूंगी, पॉसिबल ही नहीं। इतना बड़ा सिलेबस टीचर पढ़ा ही नहीं पाता तो बच्चा पढ़ कैसे लेगा? एक एक सब्जेक्ट के अगर 100 वीडियो होते हैं तो कितने वीडियो देख लोगे एक दिन में? कितना ऑनलाइन टाइम दे दोगे? और फिर पढ़ने से ही क्या हो जाएगा, वो समझ में भी तो आना चाहिए, उनका रिवीजन भी तो होना चाहिए, उसके टेस्ट भी तो होने चाहिए। तो इसलिए आप ऑनलाइन में भी वही टॉपिक पढ़ सकते हो जो आपके वीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या जो इम्पोर्टेंट है। तो फिर आपको पहले सिलेबस पे ध्यान रखना है, फिर आपको करना है जी कंटेंट इकट्ठा। अब दोनों बात हो गई, तो करनी है जी पढ़ाई शुरू। कितनी? कम से कम 8 से 10 घंटे डेली। कुछ भी हो जाए, आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप 2-3 घंटे पढ़ लो। आपको 8 से 10 घंटे यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। और जो 8 से 10 घंटे हैं, उसके अलावा आपको कम से कम 1-2 घंटे का रिवीजन। और अगर चलो वो नहीं मिल पा रहा है तो भी आप मान के चलो कि इस 8-10 घंटे में ही 2 घंटे का रिवीजन अच्छा है। अगर 2 घंटे के अलावा 8 घंटे के अलावा टाइम निकाल लेते हो तो बहुत सोने में सुहागा। तो फ्रेशर्स को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन की मैम क्या हम 4 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, सिलेबस को समझना पड़ेगा, कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको ध्यान देना होगा। कौन से ऐसे टॉपिक है जो हॉट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको पहले पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले फोकस करना है, पहले फोकस
करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे इनका भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, पूरा सिलेबस का, कि किस सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावनाएं कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। ना कि तो देखो संभावना नहीं होती कि मैं ये बोल दूं, गारंटी दे दूं कि देखो ये टॉपिक में से तो क्वेश्चन आज तक नहीं आया और आएगा भी नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। हाँ, कुछ की संभावनाएं ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, वो हमें PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है और एग्जाम के ट्रेंड से पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई जी फ्रेशर्स की रणनीति। तो फ्रेशर के लिए भी बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आप आज से भी कमर कस लोगे तो सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है भैया, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे 21 में, ठीक है, या नियर टू सेलेक्ट थे, 1-2 नंबर से रह गए, या जिन्होंने RS प्री जैसे एग्जाम 4-4 3-3 बार क्वालिफाई करना है, जिन्होंने सिलेबस को मल्टीपल टाइम पढ़ रखा है और उन्हें ये लगता है अब क्या पढ़े, सब पढ़ा हुआ है, सब आता है, तो पहले उनसे एक रिक्वेस्ट है, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दो। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहे, क्योंकि इनको क्या लगता है अरे इस फ्रेशर को आता क्या है, मुझे पूछ प्रताप के बाप दादा परदादा सबका नाम पता है, मुझे पता है सभी इकोनॉमिक्स में, मुझे पता है GDP VDP सब। अरे मान लिया आपको सब पता है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, पहली चीज। दूसरा, एक अगर आपने अभी तक सेलेक्ट हुए थे आप, अच्छी बात है, RS प्री दिया था, वंस अपॉन ए टाइम पास हुए थे, अच्छी बात है, RS प्री को 1-1.5 साल हो गया, और जो 21 में सेलेक्ट हुए थे 2021 में, तो आप सोचो कितना लंबा टाइम, तो एक लंबा टाइम चला गया, और उसमें अगर आप तैयारी से जुड़े हुए नहीं हो तो समझ लेना सब ऊपर से चला गया है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है और फिर से शुरू करना है, फिर से शुरू करना है। मतलब क्या करना है जी भाई, अब अपने को 2 चीजें करनी है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और एक भाई टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। अब आपको क्या उस टाइम का करंट अफेयर याद है? नहीं है ना, तो करंट अफेयर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नोट्स को अपडेट करने पड़ेंगे, फिर से किताबों की धूल झाड़नी पड़ेगी, और अगर आप जॉब वगैरह में हो तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को फिर से मोटिवेट करना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आप कर सकते हैं, पुराने नोट्स को निकालना होगा, पुराने नोट्स के साथ नया डेटा ऐड करना पड़ेगा, तो उनको भी स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी। पिछली बार क्या रीजंस रहे, अपनी गलतियों को सुधार करना होगा, गलतियों में सुधार करना होगा कि पिछली बार क्या कमी रही जो मैं कमजोर रह गया, ये सेलेक्ट हो गए तो भी उतने क्या मेरे टॉप जैसे मार्क्स आए थे, मान लीजिए मैं सेलेक्ट तो हो गई लेकिन मैं SDM नहीं बनी, तो क्या रीजन रहा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेलेक्टेड को भी और जो 2-3 बार RSP या PSI पहले दे चुके हैं उनको। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, टाइम मैनेजमेंट होगी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और वो कहते हैं ना, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो, और पेटियां एकदम बांध लेनी है, कमर कस लेनी है, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। 4 महीने बहुत अच्छा टाइम है आपके पास दोबारा से सिलेक्शन लेने। ये है भैया अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट, अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट भैया जिनका टारगेट ही PSI है। टारगेट क्या है जी, जिनकी वर्दी है, जिन्हें दिन रात सोते जागते वो वर्दी 2 स्टार दिखते हैं, ये वो बच्चे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। कौन है ये बच्चे? जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जो डटे हुए हैं मैदान में, पढ़ते जा रहे हैं, जिन्होंने 3 से 4 बार या 2 से 3 बार सिलेबस पूरा कर लिया है, सिलेबस पूरा कर लिया है, जिन्होंने 1-2 बार रिवीजन भी कर लिया है, ये वो बच्चे हैं। नो डाउट ये बेहतर सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके साथ समस्या क्या है, इनको क्या करना है, इनको अपने आप को कंट्रोल रखना है। ठीक है, कंट्रोल कैसे रखना है? ठीक है, जैसे आज सामने आप सोचो, आप डायबिटिक और सामने रसगुल्ला आ जाए तो क्या करोगे? कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। पहली चीज इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें न्यू कंटेंट नहीं पढ़ना है, न्यू कंटेंट नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना है। दूसरा, इन्हें अब लगातार टेस्ट सीरीज देनी है, लगातार टेस्ट सीरीज देनी है,
इन्हें प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि पढ़ लिया ना आपने, रिवीजन नहीं कर लिया, तो प्रैक्टिस सेट्स करने हैं, प्रैक्टिस पेपर्स करने हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे आधा काम वही हो जाएगा आपका। तो कोई भी न्यू कंटेंट नहीं पढ़ना है, किसी के नोट्स कॉपी नहीं कराने हैं कि बोले चल मेरे तो मैंने 4-4 बार पढ़ लिया, तेरे नोट्स दे दे, तेरे पढ़ लूंगा। लाइब्रेरी में किसी के भी नोट्स पढ़े ले लिए, नहीं लेने हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। तैयारी को ध्यान देनी है, मैं जो बोलती ना, वो छोटी छोटी चिट्स बनानी है, चिट्स बनानी है, स्पेशली किसकी, जो डेटा पे बेस्ड चीजें आती है, जहां पर डेटा याद करना होता है, उसको आपको चिट बना बना के छोटी छोटी मल्टीपल रिवीजन करना है, वरना भूल जाओगे। इकोनॉमिक सर्वे याद करना है राजस्थान का, बजट याद करना है। अभी आपकी तैयारी बढ़िया है, लेकिन एग्जाम कब है भाई, एग्जाम अप्रैल में है ना, तो उस टाइम आ जाएगा फरवरी में बजट, फिर आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, तो उस टाइम आपके पास समय नहीं होगा, तो तभी इस तैयारी को पूरा कर लो, मल्टीपल रिवीजन कर लो। आप टेस्ट सीरीज अच्छे से अच्छी कर लो। टेस्ट सीरीज को सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं करनी है, टेस्ट सीरीज का भी एक तरीका होता है। गए जाए और गोले भर के आ गए और आके रख दिया जी, और देख लिया लिस्ट में रैंक कितनी है, अरे 100, अरे 500, अरे 50, बोले बढ़िया, 50 खुश, 100 थोड़ी टेंशन, 500 अगली बार नहीं जाएंगे जी देने। टेस्ट सीरीज सही नहीं बनाते, ये पेपर सही पेपर नहीं है, इजी है तो ये दिक्कत कि बहुत इजी बना दिया, इतना इजी थोड़ी आता है, पीएसआई का तो हार्ड आता है, हार्ड बना दिया तो इतना हार्ड थोड़ी आता है, कोई आईएएस का पेपर थोड़ी है जो इतना बना दिया, अरे क्या प्रॉब्लम है। इजी है तो सबके लिए इजी है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। तो आप मान के चलिए इन बच्चों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी छोटी चिट्स बनाओ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, डेटाबेस वाले चीजों पे ज्यादा फोकस करो। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में से आप किस कैटेगरी में आते हो। मैंने तीनों कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दिया है। एग्जाम आपको पता है हमारा लक्ष्य है अप्रैल, तो अप्रैल तक 2025 को है आपका एग्जाम, और आपकी वैकेंसी है 1015, ठीक है। तो इसके लिए आपको लड़ना है, फाइट करना है, कंपटीशन टफ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वैकेंसी कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, रियल कंपटीशन होता है किसमें, 10 से 20% बच्चों में। तो रियल अगर हम बोले कंपटीशन तो वो किसमें होता है जी, वो होता है 15 से 20 या 10 से 20% बच्चों में। बाकी तो फॉर्म भरते हैं, करते हैं, सब होता है। आपको इनको टारगेट करना है। और नो डाउट आपने पटवारी का रिजल्ट देख ही चुके हैं, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, कट ऑफ देख ली है, हाई है। देखो अगर कट ऑफ हाई जा रही है तो भी दिक्कत है, कट ऑफ कम जा रही है तो भी सिलेक्शन, जैसे आरएस की अलग है, आरएस में प्री की कट ऑफ एक बार 100 चली गई तो अगली बार देखा कि 77 भी नहीं बढ़ी, तो एनालिटिकल पार्ट बढ़ता गया, पेपर का लेवल बढ़ता गया। मेंस में कट ऑफ लगातार कम होती जा रही है, पटवारी की कट ऑफ ज्यादा चली गई, तो अब देखो कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चे पढ़ने लग गए हैं, सोर्स बहुत बढ़ गए हैं, और ये जो ऑनलाइन क्रांति आई है ना, उसने कहीं ना कहीं चीजों को आसान कर दिया है। अब डेटा, कोई भी कंटेंट, कोई भी क्लास आपको ऑनलाइन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और एक एक नंबर मायने रखता है, क्योंकि एक नंबर आपको सिलेक्शन प्रोसेस से इन भी कर देता है और आउट भी कर देता है, और उसके बाद सिर्फ आप बोलते रहते हो 0.50 से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 2.5 नंबर से रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रह गया मतलब रह गया। अगर आपने सेंचुरी बना ली और फिर भी टीम हार गई तो हार गए ना आप। आपने कितनी पढ़ाई की इससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है किस स्ट्रेटेजी के साथ की, कितने एनालिटिकली की, कितने टाइम मैनेजमेंट के साथ की। नंबर ऑफ आवर्स कभी मैटर करते ही नहीं। नंबर ऑफ आवर्स तो इसलिए होता है कि भाई इतना टाइम पढ़ोगे तो इतना तो याद होगा ही। कोई बोले मेरे तो बहुत दिमाग इतना बढ़िया चलता है पीके की, जैसे कि जैसे वो पीके मूवी वो 6 घंटे पकड़ के बैठ जाता है, तो मैं भी किताब को 6 घंटे पकड़ू और एक किताब मेरे छप जाती है। अगर वैसा दिमाग है तो 1 घंटा पढ़ लो काम हो जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है, वो मूवी थी, हम रियल में बात करें। तो इसलिए आपको देखो स्ट्रेटेजी खुद प्लान करनी है, खुद चीजें करनी है। मैंने बता दिया, अब पहले तो ये देख लेना आप किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी के बाद आपको देखना है कि उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना डिमोरलाइज होना है, अपनी तैयारी को, अपनी रणनीति को एक स्मार्ट तरीके से करना है, ठीक है। एकदम घोड़े की तरह धंधाते हुए चलना है और सिलेक्शन ले लेना है।
और आपको PYQs जरूर देखने हैं और सिलेबस। आप ध्यान रखना, अगर किसी स्टूडेंट ने सिलेबस का पता नहीं किया और उसे PYQs नहीं पता तो उसके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं होंगे, बट वो सिलेक्शन तो भैया फिर रेयरेस्ट ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी टेस्ट सीरीज के लिए, और एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगी आपके सिलेबस में क्या RSP और PSI में समानता है, या कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। बहुत बच्चे बात कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिलेबस और PYQs पे फोकस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्लास टेस्ट भेड़ चाल में चलते रहते हैं। भेड़ चाल से सिलेक्शन नहीं होता है। सो अगेन तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल समय नहीं है, वैसे भी शादियों का सीजन भी खत्म हो गया है, और दूसरों की शादी में जाते रहोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो खुद की शादी रह जानी है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें, सब चीजों को आती जाती रहती है, अभी पढ़ लोगे तो बाद में फिर सिलेक्शन लेके वारे नारे हो जाने। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने काफी कहा, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, और ऐसा ही एक और वीडियो मैं टेस्ट सीरीज का भी जल्द ही लेकर आऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना ध्यान रखिए। कोई भी कैटेगरी हो, आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हेल्दी माइंड से ही आप पढ़ सकते हो। प्रेशर में आके नहीं पढ़ना है, कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल प्रेशर में नहीं रहना है। ठीक है जी, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।